हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक पोम जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस डिस्कस करेंगे। जॉन मिल्टन का बर्थ 1608 में हुआ था और इनकी डेथ 1674 में हुई थी। आइए अब इस पोम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब ये पोम लिखी गई थी तब इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं था, तब इसका नाम था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और ये जो नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसे दिया था थॉमस न्यूटन ने, जिन्हें बिशप न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। ये पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, जिसे मिल्टोनिक सोनेट भी बोला जाता है और इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। ये एक लिरिकल पोम है 14 लाइंस की। इसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है और जो पेट्रार्कन सोनेट होती है इसकी एक खास बात यह है कि ये 2 पार्ट्स में लिखी जाती है। इसका एक पार्ट होता है ऑक्टेव और दूसरा पार्ट होता है सेस्टेट। ऑक्टेव पार्ट 8 लाइंस कंसिस्ट करता है, वहीं सेस्टेट पार्ट 6 लाइंस कंसिस्ट करता है। सो इसके अकॉर्डिंग ये एक सोनेट बन जाती है और सोनेट में टोटल लाइंस होती हैं 14। अब इसकी राइम स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए और सेस्टेट पार्ट की राइम स्कीम है सी डी ई। ओके, सो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट दिस पोम। अब इस पोम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये पोम की स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऑक्टेव पार्ट है और एक सेस्टेट पार्ट है। बट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट देखें, जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पोइट ने 3 पार्ट्स में उसको स्ट्रक्चर दी है। फर्स्ट पार्ट में पोइट बात करते हैं ग्रीफ की। अब ये किस बारे में उनका ये ग्रीफ है, किस बारे में वो दुख जता रहे हैं, तो पोइट ने ये पोम लिखी थी अपने ब्लाइंड होने के बाद। 44 इयर्स की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे और उसी दुख के अंदर उन्होंने ये पोम लिखी थी। और उसमें फर्स्ट पार्ट में उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर के दुख जताया है। उसके बाद में फिर सेकेंड पार्ट में पोइट जो है वो गॉड से क्वेश्चन करते हैं कि ब्लाइंड होने के बावजूद भी क्या गॉड पोइट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी पोएटिक स्किल्स को दुनिया के सामने लेकर के आएं और अपनी इन पोएटिक स्किल्स को यूज़ करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है। और लास्ट पार्ट के अंदर पोइट गॉड के टुवर्ड्स अपने आप को रिजाइन कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं और गॉड जो भी करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि वो लोग भी गॉड को सर्व करते हैं जो ओनली स्टैंड करते हैं और पेशेंटली वेट करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पोइट ने इस पोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ग्रीफ, सेकंड पार्ट क्वेश्चनिंग एंड थर्ड पार्ट रेजिग्नेशन, या फिर हम सरेंडर करना गॉड के टुवर्ड्स बोल सकते हैं। अब आइए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस पोम के टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैसे पोइट ने अपने ग्रीफ को इस पोम के थ्रू एक्सप्रेस किया है, कैसे उन्होंने क्वेश्चन किया गॉड से, और जब उन्होंने रिजाइन किया खुद को टुवर्ड्स गॉड तो वो कैसे उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्रेस करी हैं। फर्स्ट लाइन है इस पोम की, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide। अब यहाँ पर फर्स्ट 3 लाइन्स में एक खास बात देखें तो तीनों लाइन्स एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है व्हेन से,
सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रही है अर का मतलब होता है बिफोर, एंड थर्ड लाइन स्टार्ट हो रही है एंड से। तो फर्स्ट 3 लाइंस पोइट ने कंजंक्शन से स्टार्ट करी है। अब इन 2 पार्ट्स के बारे में भी मैं टेक्स्ट डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, जो 8 लाइंस का ऑक्टिव पार्ट है उसे पोइट ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा है। हर जगह पे आप देख सकते हैं माय, आई, ये सब वर्ड्स यहाँ पर प्रोनाउन यूज किए गए हैं। और जो सेकंड पार्ट है, सेस्टेड पार्ट है, जो 6 लाइंस हैं, उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा है। वो उन्होंने डेडिकेट किया है टू गॉड, उसमें हर जगह पे बात करी है गॉड की। ओके, अब देखिए इस पोम को कौन से टेंस में लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी पोम को पोइट ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। तो ये कुछ और खास बातें इस पोम के बारे में। आइए फर्स्ट लाइन देखते हैं, When I consider how my light is spent। तो यहाँ पर पोइट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पोइट उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी कैसे गई, इस बारे में सोच रहे हैं। When, जब, मैं, कंसीडर, सोचता हूँ, हाउ माई लाइट, हाउ कैसे, माई लाइट, माई लाइट, लाइट यहाँ पर मेटाफरिकली यूज किया जा रहा है फॉर आई साइट। और अगर हम लाइट में पन पोएटिक डिवाइस लगाना चाहे तो वो भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट को अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कोई बल्ब या ट्यूब लाइट, उससे भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है और आई साइट से भी कंसीडर किया जा रहा है। जो इसका लिटरल मीनिंग निकलता है लाइट, लाइट हम किसको बोलते हैं, अ सोर्स ऑफ लाइट लाइक बल्ब, ट्यूब लाइट, तो ये इसका लिटरल मीनिंग निकल करके आ रहा है। और सिंबॉलिकली जाएं तो पोइट के आई साइट से यहाँ पर इसको लिया जा रहा है। ठीक है, तो लाइट के भी 2 मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो पन भी लग सकता है और मेटाफर भी लग सकता है, राइट। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट, मतलब मेरी आई साइट, इज स्पेंट, स्पेंट का यहाँ पर दोस्तों मतलब है कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए पोइट। अब यहाँ पर स्पेंट में कंप्लीटली ब्लाइंड क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि जब 1650 का टाइम था, उस टाइम पे पोइट की एक आंख की रोशनी चली गई थी और तब डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इतना हार्डवर्क करेंगे तो आपकी दूसरी आंख की रोशनी भी जा सकती है। एक्चुअली था क्या कि पोइट बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे, वो अपने वर्क्स को लेकर के दिन रात मेहनत करते थे पोइट्रीज लिखने में, और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। वो स्कॉलरशिप में, मतलब एक ये बिलीव करते थे कि एक पोइट को स्कॉलर होना चाहिए, एक पोइट को बहुत लर्निंग करनी चाहिए, तो वो दिन रात मेहनत करते थे इस चीज़ पर। और 1652 में जब उनकी एज 44 इयर्स की थी तो उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई और वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। तो इसलिए यहाँ पर स्पेंट वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर मीनिंग दे रहा है कंप्लीटली ब्लाइंड का। तो फर्स्ट लाइन में पोइट यही बोल रहे हैं, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो ये 1650 और 1652 वाली सिचुएशन के बारे में पोइट यहाँ पर सोच रहे हैं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे गई। हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब वो कहते हैं कि मेरी अभी आधी जिंदगी ही बीती है, और मेरी आधी जिंदगी से पहले मेरी जिंदगी में क्या हो गया, मेरा जो पूरा वर्ल्ड है वो अंधेरे में चला गया। अब देखिए यहाँ पर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन रही है। पोइट को कैसे पता कि उनकी हाफ लाइफ ही गई है, तो यहाँ पर जस्ट पोइट एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक एवरेज जो होता है वो लाइफ का, वो क्या होता है 80 to 100 ईयर्स का एक इंसान जीता है। तो अभी वो 44 ईयर्स की एज में चल रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि हाफ लाइफ उनकी निकल गई है, हाफ लाइफ अभी भी पड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं अ हाफ माई डेज। अब यहाँ पर डेज से मतलब है उनकी एज या फिर ईयर्स, ठीक है, साल। तो डेज से मतलब यहाँ पर साल से है, और वो कह रहे हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो यहाँ पर डार्क वर्ल्ड एंड वाइड का मतलब क्या है कि जब कोई इंसान अंधा हो जाता है,
तो दोस्तों क्या होता है उसके लिए, वो पूरी दुनिया क्या अंधेरे में चली जाती है, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। और आंखें बंद करने पर देखें तो हमें एक छोटा सा कमरा भी बहुत बड़ा नजर आता है। तो इस कारण से यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है वाइड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और अगर हम डार्क वर्ल्ड एंड वाइड के अंदर पोएटिक डिवाइस देखें तो इन 4 वर्ड्स के अंदर जो पोएटिक डिवाइस लग रहा है वो इन्वर्जन भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रामेटिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था डार्क एंड वाइड वर्ल्ड, वैसा ना लिख करके जो वर्ड्स के स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है फॉर मेकिंग अ राइम स्कीम। ओके, फॉर डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जो कि ग्रामेटिकली और सेंटेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग सही नहीं जा रहा है, तो इन्वर्जन भी लग सकता है। प्लस इसके अंदर वर्ल्ड एंड वाइड 2 क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स है, तो यहाँ पर W कंसोनेंट साउंड जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, इस कारण यहाँ एलिट्रेशन भी लग रहा है। और डेज इन दिस डार्क, इसमें भी डेज और डार्क के अंदर भी क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो हैं कंसोनेंट साउंड सेम आ रहा है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डेज को ईयर्स से कंपेयर किया जा रहा है, तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसमें पोइट ने बहुत खूबसूरती से इस पोएम को लिखा, हर वर्ड के अंदर एक पोएटिक डिवाइस लगता है। थर्ड लाइन की बात करें, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और पोइट कहते हैं कि वो एक टैलेंट। अब यहाँ पर जो है पोइट ने एक स्टोरी को इससे कनेक्ट किया है, बाइबल की एक स्टोरी है मैथ्यू 25, उसके अंदर क्या होता है कि एक ओनर है और उसके 3 सर्वेंट्स हैं। अब जो बाइबल के अंदर टैलेंट का मतलब है वो होता है करेंसी, मतलब टैलेंट को लिया जा रहा है किस मतलब से, मनी के मतलब से भी लिया जा रहा है। और अगर इस पोम के अकॉर्डिंग देखें तो टैलेंट का मतलब पोएटिक स्किल से भी लिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर टैलेंट वर्ड के अंदर जो पोएटिक डिवाइस लग रहा है वो लग रहा है पन। ठीक, तो टैलेंट के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, एक मनी से कंसीडर कर रहे हैं इसको, एक पोएटिक स्किल से कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर बात हो रही है मैथ्यू 25 के बारे में, मैं आपको बता रहा था। बाइबल में जो करेंसी है उसे टैलेंट बोला जाता है। अब एक ओनर है, ओनर के 3 सर्वेंट्स हैं। अब ओनर कहीं बाहर जाता है, वो अपने अपने तीनों सर्वेंट्स में अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है। पहले सर्वेंट को वो 5 टैलेंट देता है, दूसरे सर्वेंट को वो 2 टैलेंट देता है, और तीसरे सर्वेंट को वो 1 टैलेंट देता है। अब होता क्या, जो पहला सर्वेंट है जिसको 5 टैलेंट मिले, वो क्या करता है, उनको इन्वेस्ट कर देता है और उनकी जो अमाउंट है उसको डबल कर देता है। फिर सेकंड सर्वेंट है, वो भी उसको इन्वेस्ट कर देता है, उसकी अमाउंट को डबल कर देता है। और जो थर्ड सर्वेंट है वो क्या करता है, वो डर जाता है, वो कहता है कि अगर मुझसे ये खो गया टैलेंट कहीं, या मैंने कहीं रख के भूल गया तो क्या होगा। तो वो क्या करता है, मिट्टी खोद के उसमें गाड़ देता है उसको। तो जब उसने इन्वेस्ट किया नहीं तो वो तो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली जब ओनर वापस आता है तो वो उनसे पूछता है कि तुमने उन टैलेंट का क्या किया। तो फर्स्ट सर्वेंट कहता है कि मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, आज वो डबल हो गया अमाउंट। तो ओनर बहुत खुश हो जाता है। सेकंड कहता है मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया और जो उसका अमाउंट हो गया डबल, तो उस पर भी ओनर खुश हो जाता है। लेकिन थर्ड वाला जब ये बताता है ना कि मैं तो डर गया था कि मुझसे ये टैलेंट कहीं खो ना जाए, तो मैंने उसको मिट्टी में गाड़ दिया और वो वहीं पड़ा हुआ है, प्रोटेक्ट है वो अच्छे से। ठीक है, तो अब वो ओनर उस पर गुस्सा करता है। ओनर ने जो उसको टैलेंट दिया था उसने उसको यूज नहीं किया, उसने उसको हाइड कर दिया। तो सेम सिचुएशन जो है वो पॉइंट यहां पर खुद से लगा रहे हैं। वो कहते हैं जो मुझे भगवान ने एक टैलेंट दिया है, अब भगवान ने उनको कौन सा टैलेंट दिया है, पोएटिक स्किल का टैलेंट दिया है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, कि अगर पोइट उसको छुपाते हैं तो वो बिल्कुल उनके मरने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डेथ टू हाइड होगा कि छुपाना जो है मरने के बराबर हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि वो जो टैलेंट है लोज्ड का मतलब होता है लदे होना, जहां पर कोई यूजलेस चीज पड़ी हो और वो जस्ट वहां पर लाद के रखी हो, कि जस्ट पड़ी हुई है, उस चीज को भर के रखा हुआ है, कोई यूज में नहीं आ रही है वो चीज, उसे वहां पर वर्ड यूज किया जाता है लोज्ड। तो पोइट बोल रहे हैं लोज्ड विद मी यूजलेस, कि वो जो एक टैलेंट है वो मेरे अंदर लदा हुआ पड़ा है, मैं उसको कहीं यूज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट पड़ा हुआ यूजलेस है। दो माई सोल मोर बेंट, अब यहां पर पोइट बोलते हैं कि दो माई सोल, अब क्या मतलब है इसका, सोल मतलब पोइट की जो
पोइट की जो इनर वॉइस है, ठीक है, वो यहाँ पर बात करते हैं कि दो माई सोल मोर बेंट। अब सोल कैसे बेंट हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर पोइट जो है वो खुद की ही बात कर रहे हैं, वो अपनी जो स्पिरिट है अंदर की उसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हालांकि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो यूजलेस है, वो लदा हुआ पड़ा है, यूजलेस पड़ा हुआ है, और उसको छुपाना जो है वो डेथ के बराबर हो जाएगा, वो जो मेरे अंदर पोइटिक स्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सोल जो है वो बेंट है, झुकी हुई है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं सेवा करना चाहता हूं अपने मेकर की सेवा करने की तरफ मेरी सोल जो है वो झुकी हुई है। मेरे अंदर अभी भी डिजायर है कि मैं अपने मेकर से मतलब यहाँ पर गॉड है, कि मैं अपने गॉड को सर्व करूं, और मेरी सोल जो है, मेरी जो इच्छा है, डिजायर है, वो अभी भी है कि मैं अपने मेकर की सेवा करूं, मैं पोएम लिख करके भगवान को प्रेज करूं, टू सर्व देयर विद का यहाँ पर मतलब है अपनी पोएम से, अपनी पोएटिक स्किल से मैं अपने मेकर की सेवा करूं, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और जब मैं भगवान के सामने जाऊं तो मैं क्या कर सकूं, मैं अपना ट्रू अकाउंट, जो मेरी जिंदगी का जो लेखा जोखा है, उसको प्रेजेंट कर पाऊं। मैं भगवान के सामने, जैसे हम कहते हैं ना हमारे कर्मों का लेखा होता है, कि भगवान ने पोइट को टैलेंट दिया, भगवान ने इतना सुंदर टैलेंट दिया पोइट को, पोइटिक स्किल का, और जब पोइट ने उसको यूज नहीं करा तो भगवान क्या करेंगे, भगवान उस पर गुस्सा करेंगे। अगली लाइन में पोइट यही लिखते हैं, लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब है स्कोल्ड करना, डांटना। तो वो कहते हैं कि मेरी सोल जो है वो झुकी हुई है, बेंट का मतलब होता है झुकना, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मैं अपनी पोइटिक स्किल से, जो टैलेंट भगवान ने मुझे दिया है, उससे मैं उस मेकर की, उस भगवान की, उस गॉड की मैं सेवा करना चाहता हूँ, उस तरफ मेरी सोल अभी भी झुकी हुई है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं क्या कर पाऊंगा, अगर मैं इस टैलेंट को यूज करूंगा तो मैं अपना ट्रू अकाउंट, अपना सही लेखा जोखा भगवान के सामने प्रेजेंट कर पाऊंगा। लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भगवान क्या करेंगे, मुझे उस ओनर की तरह, उस ओनर ने जैसे उस थर्ड सर्वेंट को डांटा था वैसे ही भगवान मुझे भी क्या करेंगे, डांटेंगे। लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड मतलब स्कोल्ड करना, डांटना। फिर वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन यहां पर करते हैं, डथ का मतलब है डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब वो भगवान से क्वेश्चन करते हैं कि क्या भगवान डिमांड करते हैं, एग्जैक्ट का मतलब है यहां पर डिमांड करना, तो क्या भगवान डिमांड करते हैं डे लेबर की। डे लेबर मतलब ऐसी मेहनत का काम जो दिन में किया जाता है, यहां पर हम सिंबॉलिकली समझ सकते हैं ऐसे लेबर का काम जो वो लोग करते हैं जिनके पास में आंखों की रोशनी होती है। अब क्या भगवान वो सेम हार्ड वर्क उन लोगों से भी डिमांड करते हैं जिनके पास में क्या है, लाइट डिनाइड है, मतलब जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है जिनके पास में। तो यहां पर रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि उसका क्वेश्चन भी वही और आंसर भी वही छिपा हो, तो उसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहां पर पॉइंट बोल रहे डथ मतलब डज, गॉड एग्जैक्ट मतलब डिमांड, डे लेबर मतलब ऐसा हार्डवर्क जो कि कौन करते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी उनके पास है वो भी करते हैं। क्या भगवान ऐसे हार्डवर्क की डिमांड उन लोगों से भी करते हैं जिनकी लाइट डिनाइड है, जिनकी आंखों की रोशनी उनके पास में नहीं है। फिर वो कहते हैं आई फोंडली आस्क, यहां पर आई फोंडली का मतलब है फुलिशली, मतलब मेरा ये क्वेश्चन जो है, पोइट खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा ये क्वेश्चन जो है मूर्खतापूर्ण सवाल है भगवान से। तो फिर उनके अंदर की जो इनर सोल है, उनके अंदर की जो अंतर आत्मा है पेशेंस के रूप में, अब यहां पर पेशेंस जवाब दे रहा है, तो पी को देखो बड़ा किया गया, तो पेशेंस में यहां पर पोएटिक डिवाइस, पोइट ने पर्सोनिफिकेशन लगाया है, ह्यूमन क्वालिटीज दी हैं यहां पर पेशेंस को, कि ये जो क्वेश्चन किया है पोइट ने भगवान से कि क्या भगवान डिमांड करते हैं उस डे लेबर की, उस हार्डवर्क की जो आंखों वाले इंसान कर सकते हैं, क्या सेम हार्डवर्क की डिमांड भगवान उनसे भी करते हैं जिनके पास में आंखों की रोशनी नहीं है। तो वो कहते हैं मेरा ये क्वेश्चन जो है ये फुलिश मूर्खतापूर्ण सवाल है, और तभी पोइट का जो पेशेंस है वो जवाब देता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, कि ये जो अंदर से चल रही है एक
जो क्वेश्चनिंग चल रही है पोइट के अंदर, उसको रोकने के लिए जो पेशेंस है वो जवाब देता है। अब हम सेस्टेड पार्ट में जो है एंटर कर चुके हैं। ऑक्टेव पार्ट के अंदर प्रॉब्लम रखी पोइट ने, अब सेस्टेड पार्ट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन कौन दे रहा है? पेशेंस दे रहा है। तो वो जो मर्मरिंग चल रही थी उसे अब पेशेंस जो है जवाब करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट मतलब रोकना, दैट मर्मर वो जो एक अंदर से चल रहा है पोइट के, सून रिप्लाइज जवाब देता है। पेशेंस क्या बोलता है? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। अब यहां पर पेशेंस कहता है कि गॉड को जरूरत नहीं है ना ही इंसान के काम की, और ना ही जो भगवान ने इंसान को गिफ्ट्स दिए हैं, हिज ओन गिफ्ट यहां पर बात हो रही है ना, मतलब जो गिफ्ट है इंसान के पास में, जो पोइट को जो पोइटिक टैलेंट मिला है वो भगवान का खुद का टैलेंट है, और वो खुद ही भगवान ने पोइट को दिया है। तो भगवान ये डिमांड नहीं करते कि इंसान भगवान के लिए कोई काम करे या फिर भगवान के ही दिए हुए गिफ्ट्स उनको एज गिफ्ट दे। तो ऐसी भगवान डिमांड नहीं करता है, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भगवान को सबसे बेस्ट कौन सर्व करते हैं? तो यहाँ पर पेशेंस बोलता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। अब ये योक क्या है? योक बोलते हैं वो जो बैल होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनके गले में एक वुडन का एक योक होता है जिससे कि उनको डायरेक्ट किया जाता है कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो जो होता है वो योक होता है। तो वो तो काफी हार्ड होता है जो बैलों के गले पर होता है, लेकिन भगवान का जो वो योक है वो काफी माइल्ड है, काफी सॉफ्ट है, और जो उसको सबसे बेस्ट सहन कर पाता है उस योक को, वही जो है सबसे बेस्ट सर्व करते हैं, भगवान की सबसे बेस्ट सेवा करते हैं। फिर यहां पर पेशेंस आगे जवाब देता है, हिज स्टेट इज किंगली, मतलब भगवान की जो सिचुएशन है, जो उनकी जो स्टेट है वो एक राजा की तरह है। यहां पर डायरेक्टली किंग नहीं बोला गया है, उनकी स्टेट को, उनकी सिचुएशन को, उनकी जो पोजीशन है उसको किंगली बोला गया है। फिर कहते हैं थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। अब यहाँ पर थाउजेंड्स कौन है? ऐसे बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे फरिश्ते जो बिडिंग का मतलब उनके ऑर्डर्स को स्पीडली पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो मतलब दुनिया में घूम घूम कर उनकी जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरे कर रहे हैं फुल स्पीड के साथ में। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और वो जो एंजल्स हैं, वो जो फरिश्ते हैं, जो हजारों फरिश्ते हैं, वो भगवान के ऑर्डर को बहुत स्पीड के साथ में पोस्ट ओवर लैंड धरती पर एंड ओशन समुद्र पर बिना आराम किए उनके जो बिलीफ्स हैं, उनके जो प्रवचन है, उनकी जो शिक्षा है उसको भाग भाग कर इस दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं। वो लोग हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं इस तरीके से। और लास्ट लाइन में पोइट बोलते हैं दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब एक तो वो हो गए सर्वेंट जो कि बिना रुके लगातार भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए स्पीड के साथ में भगवान की सेवा कर रहे हैं, और एक वो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ रुक करके और इंतजार करके पेशेंटली भगवान के ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं कि कब हमें भगवान का आदेश आएगा, ऑर्डर आएगा और हम भी भगवान के ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकलेंगे। वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पोम यहाँ पर कंप्लीट होती है। होपफुली आपको इस पोम का टेक्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट। एंड जैसा कि बोला था कि इसके अंदर 3 स्टेजेस है, ग्रीफ, और सेकंड स्टेज थी क्वेश्चनिंग एंड थर्ड स्टेज थी रेजिग्नेशन। तो आपको अभी ये फाइंड आउट हो गया होगा कि कैसे ये तीनों स्टेजेस जो हैं इसमें अप्लाई हो रही हैं। एंड कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है जहाँ तक पॉसिबल हो पाया है। तो हमने इस पोम को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।
And thank you so much friend for watching this video. If you feel that this video is very helpful for clearing your concepts regarding this poem, then please don't forget to subscribe my channel, and please give your feedback by commenting in comment section, and please share this video with your friends. एंड आई होप दैट आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पोम के थ्रू कवर हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।